हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज जो है फिर से नया आगाज करने वाले हैं। क्या है कि भूगोल जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सोशल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसको फर्स्ट चैप्टर का आज जो है क्लियर करने वाले हैं, जिसको 3 क्लास में लेंगे। लेक्चर 1 ये फर्स्ट है, इसमें जो है पूरा डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और थर्ड क्लास जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लेंगे, जो एग्जाम में संभावना है कि आएगा ही आएगा। जैसे इसका जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें जो पूरा आप डिटेल से पढ़ लेते हैं इस क्लास को, तो क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा आप लोग को, और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है, इसमें लेक्चर 1 आज लेने वाले लेक्चर 1। फर्स्ट चैप्टर इसमें है संसाधन एवं विकास। फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्लास 10 का जो ज्योग्राफी आप लोग देखे होंगे सिलेबस, तो फर्स्ट चैप्टर है उसमें संसाधन एवं विकास। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ते हैं, फिर जो है क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसमें फर्स्ट हम लोग को पढ़ना होता है संसाधन एवं उपभोग। भारत में संसाधन एवं उपभोग फर्स्ट है। सबसे बारे में इसमें संसाधन के बारे में, इसमें जो है ना चैप्टर को डिवाइड किया जाए। प्राकृतिक संसाधन, इसमें बहुत सारा चैप्टर है, तो 3-4 चैप्टर। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर लिए हैं संसाधन एवं उपभोग। इसको पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है, जो साधन को ही संसाधन कहते हैं। जैसे किसी मानव जीवन में जितना भी उपयोग में आता है, जैसे हम जो बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, जिसके उपयोग से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिस साधन से ये मेरा संसाधन है। क्या है, मानव जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। जिसका जिसका भी मानव जीवन में उपयोग में आता है वो संसाधन कहलाता है। जैसे इसमें देख लीजिएगा कि पौधों जल संसाधन कहलाते हैं। जैसे संसाधन का मानव जीवन में संसाधन का, मानव जीवन में मतलब जितना कुछ भी उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों होते हैं। संसाधन जो है भौतिक भी होता है, जैविक भी होता है। तो भौतिक संसाधन क्या में होता है, भौतिक संसाधन में खनिज आ गया, भूमि आ गया, मृदा आ गया, ये सब क्या है भौतिक संसाधन में। अब वनस्पति, जलीय जीव, ये सब क्या है जैविक संसाधन में। भौतिक ये जो है वनस्पति हो गया, जलीय जीव हो गया, ये सब क्या है जैविक संसाधन में आता है। तो चलिए अगला देखते हैं इसमें। कि जिम्मरमैन ने कहा था, जिम्मरमैन को था, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है कि जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन क्या बनते हैं। तो किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। सेवा को संसाधन माना गया, सेवा को क्या माना गया, संसाधन माना गया। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और क्या सामाजिक मानदंड होता है। संसाधन जितना ज्यादा संसाधन विकसित उतना होगा। क्या है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मानदंड होता है। यार उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। कौन सा हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, जिसमें क्या होता है सजीव वस्तुओं का समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। इसको देखेंगे, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है उसको अजैव संसाधन कहा जाता है। इसको शॉर्ट में देखिएगा, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन और निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें। उपयोग के आधार पर संसाधन को दो प्रकार होता है। उपयोग के आधार पर, जिसको उपयोग करते हैं उसके आधार पर संसाधन कितना दो प्रकार होता है इसमें भी। जैसे ए नंबर में है क्या, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। वे सब संसाधन जिन्हें चुनाव प्राप्त नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन क्या कहा जाता है। इसे पुनः प्राप्त किया जाता है। जो क्या, सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो इसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, ये सब इसको जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में रहता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये नवीकरणीय संसाधन है। क्या समझता है, वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय के जस्ट उल्टा, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल हो गया, जल के खत्म हो गया, तो इसे धीरे धीरे इसका खत्म ही होते जा रहा है। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लिख देंगे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे
थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अभी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, टाइपिंग करने में थोड़ा फोन में, और इसलिए इसको दिक्कत होता है। तो इसमें देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। देखेंगे वैसा संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इतना समझिए आप लोग कि वैसा संसाधन ही होता है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बस इतना सब। नवीकरणीय संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और इसको जिस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार खत्म हो गया तो हो गया, और इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय में। तो चलिए, आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अपने स्टेटस में लगाइएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग जो है इसको शेयर कर सकते हैं। क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है? क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। स्वामित्व के आधार पर क्या? व्यक्तिगत संसाधन होता है जिसमें कि खास व्यक्ति का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चारों को बारी बारी से समझेंगे। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जैसे ये मेरा बोर्ड हो गया, ये मेरा किसी खास व्यक्ति यानी अपना है, तो क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक जिसमें कि सबका पूरा समुदाय का हो, जैसे मंदिर, किसी गांव में मंदिर होता है उसमें सब कोई पूजा करता है, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसे पूरा देश का अधिकार होता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? पूरा अंतरराष्ट्रीय अधिकार होता है, उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एक एक लाइन में इसको समझ लिए। क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन यानी पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मंदिर हो गया, तालाब हो, किसी गाँव तालाब है, उसमें पूरे समुदाय का अधिकार है। सामुदायिक भवन जिसको बोलते हैं, उसमें समुदाय का अधिकार होता है। और वही हो गया राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें पूरा देश का इसमें क्या होता है? अधिकार होता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन एक देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय यानी अलग अलग देशों का अधिकार होता है, उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसको डिफिनेशन के तरीके से देखेंगे। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है? वैसा संसाधन होता है जिस पर एक किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ने बोलता है ये जो है ये फलनवा का है, उसमें किसी एक खास फलनवे का अधिकार, इसलिए उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। अपना निजी घर, जिसके जैसे हो गया ये इसका फलनवा का घर है, यानी अपना उसका घर है। अपना निजी घर, जैसे मेरा घर हुआ, कहीं आपका भी घर है, वो अपना घर है, उसको जो है उसको कहते हैं निजी संसाधन कहते हैं। अपना घर, निजी कोई सामान हुआ, उसमें अपना अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसके बाद जस्ट पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में यहाँ डैश देके लिखना होगा कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय यानी किसी खास व्यक्ति का नहीं, पूरे समुदाय यानी खास समुदाय, किसी गांव के समुदाय का अधिकार होता है, खास समुदाय का अधिकार होता है, जो सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब, तालाब हो गया, मंदिर, मस्जिद, ये सब किसका? पूरा समुदाय का अधिकार होता है, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। चलिए, ये सब जो है दो आप लोग को समझ में आ गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। चलिए अगला पढ़ते हैं, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी देश का अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जी, वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आप लोग यदि इस चैप्टर को डिटेल से पढ़े होंगे ना, यदि पढ़ लिए, अभी पढ़ लेते हैं या फिर पहले पढ़े होंगे, तो इसको जो है ना, अभी इसका क्वेश्चन आंसर जैसे कल लेके आएंगे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो क्वेश्चन आंसर 11 बोर्ड में पूछा जाता है, ये पूरा क्लियर कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर जो है यही सब, तो क्वेश्चन आंसर इसी सब से तो रहेगा। उसमें पूछ दिया राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, संभावित संसाधन, संचित को संसाधन, इसी में सब पढ़ेंगे। वो सब क्या होता है इसी में पूछा जाएगा। इसलिए इसको जो है अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए, और एक एक चैप्टर को हम क्लियर कराएंगे इस चैनल पे। आप लोग इसको चैनल मत समझिए जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं पढ़ाई करते हैं, उसी तरह इसको समझिए। हर रोज इसमें इस चैनल पे वीडियो आएगा, इस पे देखिए आप लोग, और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या था? वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? फिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन होगा, वैसे नहीं, क्या हो जाएगा? वैसे संसाधन
जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है, उसको क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसको किसी भी देश के तट रेखा से, यानी कोई देश जैसे है, भारत देश है, भारत देश जैसे है, भारत देश के जो तट रेखा, जैसे मान लो तट रेखा, इसके 200 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जैसे कोई देश है, उसका तट रेखा जो तट किनारे किनारे का रेखा, उससे 200 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र को क्या कहेंगे? अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। कितना से? तो 200 किलोमीटर तक, ये याद रखिएगा आप लोग कि 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या है? अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। याद रखना, किसी भी देश का तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक के क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है, ये कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा अगला। और ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है ना, विकास के स्तर पर, विकास कितना हुआ? विकास के स्तर पर हम यदि देखेंगे तो संसाधन कितना? 4 प्रकार के होता है। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। संभावित संसाधन, जिसका संभावना, विकसित संसाधन, भंडारण जो अभी रखा गया, संचित को संसाधन। तो इस सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे संभावित संसाधन। संभावित संसाधन यहाँ देख लीजिए आप लोग, संभावित संसाधन किसको कहते हैं? संभावित संसाधन होता है, वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो है, वो किसी क्षेत्र में मौजूद है। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद है और भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, और भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। बोला कि वैसा संसाधन संभावना है कि उसको भविष्य में हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको संभावित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे संसाधन होते हैं जो किसी देश क्षेत्र में मौजूद तो है और भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? संभावित संसाधन कहते हैं। उसके बाद विकसित संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उनके उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ये संसाधन वर्तमान में तकनीक और आर्थिक रूप से के लिए पूरी तरह से तैयार हो, उपलब्ध, यानी विकसित इसका हो चुका है, अभी इसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। भंडारण संसाधन किसे कहते हैं? यह संसाधन वह संसाधन उपलब्ध और खोजा गया रूप है जो भविष्य के लिए उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया। बोला कि भंडारण करके नहीं होता, किसी चीज को भंडारण करके रखा गया। क्या है? यह संसाधन वह उपलब्ध और खोजा हुआ रूप है, वह उपलब्ध और खोजा गया रूप है जो कि भविष्य के लिए उपयोग उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया। भविष्य में उपयोग के लिए, अभी इसका उपयोग नहीं करे, भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित किसी जगह रखा गया है, उसको क्या कहेंगे? भंडारण संसाधन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें। संचित कोष संसाधन, वे संसाधन है जिनकी पहचान हो चुकी है, या जिसका पहचान हो चुकी है, लेकिन वर्तमान तकनीक, लागत या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग अभी तो नहीं किया जा रहा है। मतलब पहचान कर लिया कि ये वाला है, लेकिन उसका हम किसी मतलब उसका जो है क्या किसी लागत से या फिर अन्य कोई कारण से उसका उपयोग नहीं हो रहा, अभी अभी नहीं हो पा रहा किसी कारण से, बस उसको क्या कहते हैं? इन्हें भविष्य के लिए संचित माना जाता है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? संचित कोष संसाधन। यानी अभी कोई दिक्कत है, कोई कारण है, कोई लागत की वजह से या किसी की वजह से उसको उपयोग नहीं कर रहे, भविष्य के लिए वो संचित है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन कहते हैं। चलिए चारों संसाधन आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि अच्छे से विकास के स्तर पर कितने 4 संसाधन होते हैं, चारों आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसलिए अगला देखते क्या है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर इसमें मिलता है। इसको यदि सही से आप लोग लिखते हैं, क्या है संसाधन नियोजन का अर्थ? क्या होता है? अर्थ है कि संसाधनों की पहचान करना, उनका उचित विकास करना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। यानी इसको शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि संसाधनों को विवेकपूर्ण, सोच समझ के उपयोग करना, ज्यादा बर्बाद ना करना, उसी को क्या करेंगे? संसाधन नियोजन कहते हैं। तो विवेकपूर्ण उपयोग करने की योजना बनाना, ये उपयोग करना, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों का आवश्यकताएं पूरी हो सके। यानी वर्तमान में तो खूब मजे करके उपयोग कर रहे हैं, अब क्या पता भविष्य में दिक्कत हो जाए, इसलिए उसको सोच समझ के विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। इसके बाद है संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? इसमें भी वही हो जाएगा, संसाधन के अर्थ ही होता है कि प्राकृतिक संसाधन का
विवेकपूर्ण, प्रकृति द्वारा जो संसाधन मिला गया उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना है, क्या संतुलित संतुलित और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। तब उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना कौन सा संसाधन हो जाएगा, संसाधन संरक्षण हो जाएगा। क्या इसको विवेकपूर्ण उपयोग करना और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, इसको निकाला जाता है संसाधन संरक्षण। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या अंधाधुंध, स्वार्थपूर्ण और बिना संरक्षण का शोषण किया जाता है। इसका जो बिना कुछ सोचे, यानी अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध और स्वार्थपूर्ण, कोई सोच समझ कर बिना संरक्षण के शोषण किया जाता है, केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या बहुत सारा ये सब कर दिया जाता है, जिसमें अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, सिर्फ लाभ कमाने के लिए, आगे का नहीं सोचा जाता है। उसको ही कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसको अंधाधुंध उपयोग करना, स्वार्थपूर्ण उपयोग करना, बिना संरक्षण का शोषण किया जाता है, केवल अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए। इसी को क्या कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसमें यदि समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को सही टाइम पर मिले। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो हमारा उसको जो है कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, यानी पर्यावरण जो है उसको बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न कर, भविष्य की पीढ़ियों से आवश्यकताओं को समझौता न करने के वाला विकास सतत कहलाता है। कि मतलब क्या हुआ इसका, कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का समझौता न करना वाले विकास को सतत विकास कहलाता है। सरल भाषा में इसको देखेंगे तो क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना ही सतत विकास है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना ही कौन सा क्या कहलाता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ये इसका जो है यहाँ तो इसका जितना भी हो सकता था बेस वो सब पढ़ा दिए। अगला ये जो है ना फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट इकाई है, उसमें जो 3-4 चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन है, और भी ज्यादा जैसे 4 चैप्टर उसको अलग अलग करके करेंगे, इसलिए इसमें फर्स्ट जो था क्लियर हो गया। तो अगली क्लास जो होगा ना इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन आंसर का, किसका होगा, क्वेश्चन आंसर का इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ताकि इस क्लास से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होगा। इस यदि इसको आप सही से देख लेते हैं वो क्लास तो आप लोग के लिए वो हलवा होने वाला है, तो आसान से। और जो एग्जाम में किस तरह लिखना है उसको बताएंगे कि इस क्वेश्चन यदि आएगा तो एग्जाम में किस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्लास आप सबको भी वो लेके आएंगे कल, जिसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो क्या है, आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारा लक्ष्य सिर्फ क्या है, पास करना नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स, किसी का सपना हो 450 प्लस लाना और उससे भी अधिक लाना, तो इसलिए उसको सिर्फ सपना को सच बनाने के लिए बातों से नहीं, उसको रातों से लड़ना पड़ता है, सुने होंगे आप लोग। तो चलिए इसमें हम लोग जो है हर रोज क्लास लेके आएंगे, वो क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। इसमें टाइम टेबल आप लोग को चैनल पे दिखाई देगा, जिसमें क्या है कि हम इसमें लेंगे 5 बजे हर रोज क्लास लेते हैं, जिसको अपलोड होने में थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए हर रोज आप लोग का वीडियो मिल जाएगा। सोशल साइंस और साइंस का संडे को जो है उसमें 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसको जो है अलग अलग हम और पिंकू सर कराएंगे। अब मैथ को कराएंगे पिंकू सर उसमें, और संस्कृत को हिंदी, सोशल साइंस और करा रहे हैं अभी, इसलिए इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसमें 5 सब्जेक्ट जो है इस चैनल पर आप लोग को कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, और आप सभी को मेरा नमस्कार, और चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।